जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपके लिए मेन स्टडी की सीरीज लाई जा रही है जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और जिसके आपने नोट्स बना के रखने चाहिए, जो आपके मेंस में और आपके प्री में काफ़ी काम आएंगे, वो आपको दिए जा रहे हैं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि उस कहाँ से लिया जा रहा है, क्या उसका सोर्स है, जिससे कि आप अपने लेवल पर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएँ। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये PIB की न्यूज़ है। वहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेलिब्रेट 29th वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, अब आप देखेंगे 16 सितंबर को जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने इसको सेलिब्रेशन करने की बात की गई है और ये 29th वर्ल्ड ओजोन डे है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम समझेंगे ये क्या है, ये मतलब ओजोन क्या है। ठीक है, जो फ्रेशर है, देखिए एक हमारा ओजोन जो होती है वो गुड भी हो जाती है और एक बैड भी हो जाती है। अभी गुड ओजोन क्या है और बैड ओजोन क्या है? गुड ओजोन तब होती है जब वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में बनी हुई है तो वो गुड है, और जब वो ट्रोपोस्फीयर में आ जाती है तो वो बैड हो जाती है। राइट, तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर है कि सबसे पहले देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, जो उन्होंने मार्क किया अभी 29th वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जा रहा है। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे मंत्री हैं, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं, कैबिनेट रैंक के हैं। तो आपने इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट, तो आगे देखते हैं व्हाट इज वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, तो अबाउट ओजोन और रिलेटेड कन्वेंशन, अब हम समझेंगे इसमें ओजोन डे क्यों मनाते हैं, क्या इसमें दिक्कत हुई थी, इसमें कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हुई हैं, वो भी हम देखेंगे। राइट, तो जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पर होती है? ये होती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ होता है? हमारे 10 से जो 40 किलोमीटर का जो एटमॉस्फेयर का जो रेंज है वहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं डायरेक्ट, जैसे रॉकेट उड़ता है ना, जब वो 10 किलोमीटर के आसपास पहुँच जाएगा तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँच जाएगा। और स्ट्रेटोस्फीयर की एक मैं विशेषता आपको बताता हूँ, वहाँ पर कभी भी बादल नहीं बनते हैं। ठीक है, जो भी बादल ये बनते हैं ये ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं। राइट, यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं ये हमारे ट्रोपोस्फीयर लेयर में होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं इसको पृथ्वी को देखूं, ये एक पृथ्वी है, जब मैं ऊपर को जाने लगूंगा तो यहाँ पर तो आपको ट्रोपोस्फीयर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा, फिर आपको मिजोस्फीयर मिलेगा, फिर आपको थर्मोस्फीयर मिलेगा, फिर आपको एक्सोस्फीयर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हमें दिखता है, कुछ लेयर्स हमें दिखती हैं। राइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो मेन मुद्दा है हमारा, कि ये जो लेयर बनती है ये कहाँ बनती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और होता क्या है, जो हमारे हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं जो सूर्य से आते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला हार्मफुल, हर यूवी रेडिएशन हार्मफुल नहीं होता है, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, परंतु जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? ये ओजोन लेयर। कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, इस तरह का ये जो अम्ब्रेला है उसका ये काम करती है, और रेज आती हैं तो वो बाउंस बैक कर जाती हैं, जिससे कि वो यहाँ हम जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो एनिमल्स हैं या जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान ना हो। राइट, आगे देखते हैं। द प्रोटेक्शन लेयर नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन और गुड जोन। देखिए, इसको गुड जोन क्यों कहा जा रहा है? जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में होगी यहाँ पर तो ये गुड होती है, जब ये नीचे पहुंच जाएगी ट्रोपोस्फीयर में तो वो बैड हो जाएगी। फिलहाल हम गुड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने कहा था हर यूवी जो रेज होती है गलत नहीं होती। जैसे UVA अल्फा जो है वो गलत नहीं होती है, तो वो देखिए वो नीचे आ रही है, और बीटा को भी ये काफ़ी हद तक कम करता है, और C को तो ये आने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो A को आने दे रहा है, B को, C को नहीं आने दे रहा। और इसे यहाँ पर आप कौन सी लेयर है? ये ट्रोपोस्फीयर आप देख रहे होंगे, ये है ट्रोपोस्फीयर, और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे स्ट्रेटोस्फीयर है। राइट, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बनती है ओजोन लेयर। अगर ये ओजोन लेयर यहाँ बनेगी तो गुड है, नीचे बनेगी तो बैड है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में बनना इसका बैड होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये नीचे पहुंच जाती है तो आपको कैटरैक्ट्स होता है, जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, आंखों की बीमारी है, स्किन कैंसर्स हो जाते हैं, सेफगार्ड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड मरीन लाइफ को भी ये हैम्पर करता है। ठीक है, मतलब खेती भी करती है इससे। राइट, हाउएवर मैन मेड ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस हैव कॉज ओजोन डिप्लीशन इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। अब हो क्या रहा है, मानव निर्मित कुछ वस्तुएं, विज्ञान की वजह से मानव काफ़ी सक्षम हो चुका है, R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसे उपकरण बना चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं वो उपकरण कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे हो क्या रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, जो गुड ओजोन लेयर है,
अब गुड ओजोन लेयर कहाँ पर है, आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको डिप्लीट कर रहा है, यानी कि उसमें होल कर रहा है। अब होल करेगा तो क्या होगा, ये जो आपके यूवी रेज सी है ये अंदर नीचे आ जाएगी, और नीचे आएगी तो आपको पता है, अगर मैं इंसान की बात करूं तो आपको कैंसर हो सकता है, आंखों में आपके मोतियाबिंद हो सकता है, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, राइट। आगे देखते हैं, द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ एक्शन लीडिंग। अब देखिए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, अब उनको समझ में आता है कि भैया ये एक देश का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे विश्व का मुद्दा है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी एक देश से नहीं जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये लोग समझ गए कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अब इन्होंने कहा बात नहीं करनी है, कुछ एक्शन करना है, इसीलिए ये कन्वेंशन होता है, जैसे हम कहते हैं वीना कन्वेंशन 1985 का। और इसी के पश्चात हमें एक कन्वेंशन एक और दिखता है, यानी कि एक तरह का प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, इसमें नियम बनाए जाते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब हो गया नियम बनाना, तो एक नियम बनाए जा रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, वीना कन्वेंशन पहले होता है 1985 में, और उसी के 2 वर्ष बाद फिर एक प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। प्रोटोकॉल कहाँ बनाए जा रहे हैं, ये मॉन्ट्रियल में बनाए जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ है आपका, कनाडा में, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब आगे देखेंगे वर्ल्ड ओजोन डे। अब वर्ल्ड ओजोन डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को, ठीक है, हम मनाते हैं हर साल, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे ईच ईयर। क्यों, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या हुआ था कि एक साइनिंग हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे, यानी कि काफ़ी देशों ने इसमें हस्ताक्षर करे थे, और अपने स्तर पे वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे उपकरण कम से कम बनाएंगे जो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिससे हमारी जो गुड ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसमें छेद हो रहा है या कम हो रही है, राइट। तो ये बात इसीलिए हम 16 सितंबर को इसको मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर को ही इस प्रोटोकॉल में, मॉन्ट्रियल की जो प्रोटोकॉल है उसमें हस्ताक्षर हुए थे 1987 में। तो ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर इन सब ने एम लिया था, फोकस किया था कि हम क्या करेंगे कि ओडीएस करेंगे, यानी कि ओजोन डिप्लीशन जो सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ऐसे उपकरण जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन जो है उसको कहीं ना कहीं खत्म करते रहेंगे, ठीक है, ये हम करेंगे। इस बार की जो थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, ये इस बार की थीम है, कभी कभी पूछ ली जाती है। व्हाट आर द इंडियाज अचीवमेंट। अब हम भारत को लेते हुए देखते हैं, भारत ने इसमें क्या क्या काम किया, क्योंकि भारत ने भी इस जो प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें भारत 1992 में जुड़ गया था, 1987 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। भारत इसमें 5 वर्षों के बाद जुड़ा है 1992 में। फिर भारत भी अपने स्तर पर देखते हैं क्या क्या काम किया है भारत ने। तो इंडिया अ सिग्नेटरी सिंस जून 1992, ये बात याद रखेंगे, 5 वर्ष के बाद 1987 में प्रोटोकॉल हुआ था ये, और 5 वर्षों के बाद इंडिया इसमें हस्ताक्षर करता है। अब इंडिया ने हस्ताक्षर करे हैं, तो देखते हैं इंडिया क्या करता है। सबसे पहले देखेंगे फेज आउट सक्सेस। इंडिया ने क्या किया है कि सफलतापूर्वक जो ओडीएस, जितने भी ओडीएस हैं, ओडीएस ऐसे उपकरण हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो हमारी गुड ओजोन है उसमें डिप्लीट कर रहे हैं, तो उनको कम किया है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलेंस, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इसको कहीं ना कहीं भारत ने काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर दिया है। और ये डेट क्या है, 1 जनवरी 2010, यानी कि 8 वर्षों में ही भारत ने जो तय सीमा थी उसको अचीव कर लिया, ठीक है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इनको कंट्रोल किया है, और ये जितनी भी आपको गैसेस दिख रही हैं ये ज़्यादातर क्या करती हैं, हमारा गुड ओजोन पे डिप्लीशन करती है, राइट। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या है कि इसका भी एक हमारा फेज है, मतलब फेज आउट, मतलब इसको कम करना है, फेज आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा स्टेज 1 है, जो चला है 2012 से लेकर 2016 तक, ठीक है, इसमें हमने कहीं ना कहीं पास कर लिया है इसको, जो भी हमारे टारगेट दिया था उसको हमने अचीव कर लिया है। और जो हमारा स्टेज 2 है वो अभी भी रनिंग फेज में, क्योंकि उसका जो कार्यकाल है वो 2024 तक है। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसके लिए हमारे 2 फेज है, ये बात आपने याद रखनी है। पहला फेज है 2012 से लेकर 2016 तक, उसके बाद जो फेज है हमारा जो अभी तक चल रहा है जो है 2024 तक, ठीक है। और पहले फेज में हमने सफलता पाई है। अचीविंग रिड्यूसिंग टारगेट, देखिए इंडिया एक्सीड इट्स टारगेट अचीविंग 44% रिडक्शन इन HCFC, यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में इंडिया ने 44% रिडक्शन कर दिया। जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहा था उसमें रिडक्शन कितना कर दिया भारत ने, 44%। और टारगेट क्या था, टारगेट था इसका 35%, परंतु भारत ने कितना कर दिया है, 44%। यहाँ पर एक बार देख सकते हैं आप, एक सेकंड, ये देखिए भारत ने कितना कर लिया, 44, और टारगेट कितना है, 35। कब तक कर लिया भारत ने, 1 जनवरी 2020 तक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं,
द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, देखिए इंडिया का ये कूलिंग एक्शन प्लान आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं, जो मानव होता है, मानव एक टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा होता है कि जब हम ऐसे उपकरणों को अगर डायरेक्ट बंद कर दें जो कहीं ना कहीं जो गुड ओजोन है उसमें डिप्लीशन कर रहे हैं, तो उससे आप अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी कम कर रहे हैं। तो बड़ा ध्यानपूर्वक ये काम करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकार ने ऑर्डर निकाला कि भैया जो भी ऐसे उपकरण हैं जो ये गुड ओजोन पे डिप्लीशन कर रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। तो उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल होता है आपका टीवी, माफ कीजिएगा टीवी नहीं, आपका फ्रिज, आपका एसी। अब आप सोचिए एसी को अगर मैं एक एमएनसी में जोड़ूं, आप जानते हैं एमएनसीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर एसी लगाए जाते हैं, जहां पर सर्वर होते हैं, क्योंकि इंडिया का सर्विस सेक्टर आप जानते हैं कि इंडिया का सर्विस सेक्टर काफी पूरे विश्व में काफी दमदार है। तो सर्विस सेक्टर आप जानते हैं कैसे चलता है। आजकल तो नेटवर्किंग का जमाना है, आपके सर्वर होते हैं बड़े बड़े जिनको एसी चाहिए होता है कंटिन्यू, और एसी क्या करता है, जो एग्जॉस्ट करता है वो आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करता है, और जो कहीं ना कहीं कौन सा सब्सटेंस है वो है आपका, जिसे हम कहते हैं ये गुड ओजोन को डिप्लीट करती है। अब आप सोचिए कि सारे एसी बंद कर दिए जाएं तो क्या इंसान या सर्वर जो होते हैं क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और इकोनॉमी में क्या लोड आएगा सोचिए। तो इसीलिए भारत ने क्या है, भारत ने एक प्लान बना रखा है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इसमें क्या है, भारत ने इसको लॉन्च किया है मार्च 2019 में। तो जो ये इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान है, जिसे हम ICAP भी कहते हैं, सॉरी आप ICAP भी कहते हैं, ये कर रहा है रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड, ट्रांजिशनिंग टू ऑल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट। यानी कि ऐसा नहीं कि वो नहीं कह रहा कि रेफ्रिजरेटर बंद कर दो, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। जैसे आपने देखा होगा BS4 इंजन के बाद BS6 इंजन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो गाड़ियां होती हैं वो एनो रिलीज करती हैं। तो एनो रिलीज की वजह से क्या होता है, ये भी एक सब्सटेंस है, एक ODS है, जो क्या करता है, गुड ओजोन को डिप्लीट करता है। तो गाड़ियों में आप देख रहे होंगे BS4 को हटा दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया है, और एक BS6 इंजन लाया गया। अब गाड़ियां थोड़ा बंद कर दी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा ICAP है, यहाँ पर इस तरह का कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, ठीक है। इसको एकदम ऐसा नहीं खत्म नहीं किया जा रहा है, इससे रिड्यूसिंग किया जाएगा और ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। और इन्हांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे कि हमारा जो एनर्जी है वो इन्हांस हो, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ऐसा ना हो फिर टेक्नोलॉजी हमारी डाउनफॉल में आ गई, हमें टेक्नोलॉजी भी एडवांस करनी है। तो ये ICAP जो एक प्रोजेक्ट है ये काफी चैलेंजिंग है, राइट, क्योंकि इसमें एक तरफ एनवायरमेंट है, एक तरफ डायरेक्ट जुड़ी हुई है इकोनॉमी। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। तो काफी चैलेंजेस हैं इसमें, हालांकि हमारी सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, राइट। इट एम टू मैक्सिमाइज सोशियो इकोनॉमिक। अब देखिए समाज को भी देखना है, क्योंकि एनवायरमेंट समाज से जुड़ा है, पर इकोनॉमी भी देखनी है। तो जब भी जो कोई मुद्दा सोशियो इकोनॉमिक होता है वो बड़ा जटिल होता है, क्योंकि अगर एक तरफ जाएंगे तो दूसरा हैम्पर हो जाएगा। और भारत की हालत तो यह है कि भारत में तो आप जानते हैं बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और भारत कौन सा भी डेवलप्ड नेशन है, भारत तो अभी डेवलपिंग में है ना, राइट। तो वहां पर बड़ी समस्या हो जाएगी। एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट थ्रू सिनर्जाइजेस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मतलब होता है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो सेंटर की है, उनसे मिलकर ये जो ICAP है उसको सिंथेसाइज किया जाएगा, मतलब उसके साथ उसको मिश्रित करके काम करवाया जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा विकास की तरफ ध्यान दिया जाएगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब ना हो, वो और एडवांस हो, और हम जो एनवायरनमेंट है उसको भी ज़्यादा प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी चुनौती है भारत के लिए। आगे देखते हैं। नोट, एक बात आपने नोट करनी है, अभी हमने देखा था हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का मैंने डेटा दिया था आपको, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पर यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में आप देखेंगे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, फिर इसी में एक किगाली अमेंडमेंट भी हुआ था, ठीक है। किगाली आपका अफ्रीका में जो एक देश है, चलिए आप मुझे बताएंगे वो देश कौन सा अफ्रीका में जिसकी कैपिटल किगाली है, ठीक है, किगाली है। तो किगाली में एक संशोधन हुआ था खासकर इसके लिए कि इसका जो एमिशन है, ठीक है, इसका एमिशन का पहले इन्होंने जो प्रतिशत तय किया था बहुत ज्यादा कर दिया था, फिर यहाँ किगाली में अमेंडमेंट करके उसको थोड़ा कम किया गया, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को हम ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो किगाली अमेंडमेंट है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने इसे रेटिफाइंग किया है कब, सितंबर 2021 को। रेटिफाई का मतलब क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री मानते हैं कि किगाली गए, उन्होंने वहां हस्ताक्षर कर दिए, परंतु वो तब तक काम नहीं करेगा जब वो संसद में पास ना हो जाए। उसी को हम रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि संसद में कौन बैठा है, भारत के लोग बैठे हैं, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद में बैठा है।
तो इसीलिए उसे संसद से जब पारित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि हमने उसको रेटिफिकेशन करा दिया या रेटिफाई करा दिया। तो भारत में कब रेटिफाई हुआ है किगाली अमेंडमेंट? ये हुआ है सितंबर 2021 में। और ये किससे रिलेटेड है? ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। तो इंडियाज फेज आउट फॉर HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए प्रोडक्शन कंज्यूम स्टार्टिंग फ्रॉम 2032, यानी कि भारत ने अब इसको इसमें कोई भी प्रयास शुरू नहीं किया है। 2032 से भारत इसमें प्रयास शुरू करेगा। और ये अमेंडमेंट हुआ था किगाली में, क्योंकि किगाली में ये देखा गया कि सभी कुछ कट कर देंगे, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन को भी हमने कम करना है, फिर हाइड्रोफ्लोरो कार्बन को भी करना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोफ्लोरो कार्बन के लिए ये टारगेट चला गया है 2032। ठीक है, तो अभी इसमें समय है, राइट। आगे देखते हैं। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्या होती है? ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक गुड होती है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, एक बैड होती है जो होती है ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर वाली रेंज होती है जिसमें आपकी वेदरिंग होती है, ठीक है, जिसमें बादल आते हैं, ये आते हैं, और जिसमें हम लोग ज्यादा सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रखा है। और ज्यादातर क्या होता है, देखिए ओजोन क्या होती है, ध्यान से देखिए, ओजोन क्या करती है? ट्रैपिंग कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट सी आ रही है उसको ट्रैप कर रहा है और उसको बाउंस बैक कर दे रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आने दे रहा है। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर देखिए गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां एनओ रिलीज कर रही हैं, ठीक है, नाइट्रिक जो ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, NOx जो होते हैं, उसे रिलीज करती है गाड़ी। और ये क्या करता है, इसको ट्रैप करेगा और बाउंस बैक कर देगा। तो ये क्या होगा, यहीं पर ही घूमता रह जाएगा, और घूमता रह जाएगा तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी, ये गर्मी बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसी गैसेस होती हैं जो हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, पॉल्यूटेंट की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। और सोचिए गर्मी बढ़ेगी तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे, राइट, इस तरह से, राइट। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसको, जब ये ओजोन लेयर यहाँ क्रिएट हो जाए ट्रोपोस्फियर में, तो उसको बैड में कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजीज देखेंगे, भारत की क्या स्ट्रेटेजीज हैं। टू प्रिवेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक जोन आर प्राइमरी बेस्ड ऑन द मीथेन रिडक्शन। अभी हमारा मेन मकसद है कि मीथेन रिडक्शन को कम किया जाए, एंड कटिंग द लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम कार, पावर प्लांट एंड अदर सोर्सेज। आपने देखा होगा स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले तो मीथेन का रिडक्शन किया जा रहा है। दूसरा ये है कि अभी मैंने बताया था आपको BS4 इंजन को BS6 में कन्वर्ट किया गया, और ये तो मैंडेटरी कर दिया गया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे ध्यान इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है NO से, माफ कीजिएगा, गाड़ियों से NO रिलीज होता है, राइट। अब आप देखेंगे गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 टू एड्रेस पॉल्यूटेंट एंड कॉज एसिडिफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल काफी प्रसिद्ध है, 1999 की, यहाँ पर आप याद रखिएगा। हमारे वहाँ कारगिल युद्ध भी हुआ था इसी वर्ष। यहाँ पर क्या है कि एड्रेस किया गया था पॉल्यूटेंट को, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल ओजोन को बढ़ाते हैं, जो खासकर अभी हमारा मुद्दा है ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसे हम बैड ओजोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 में जो आई थी, वो टारगेट किसको करती है, बैड ओजोन को, राइट। आगे देखते हैं। इट सेट्स लिमिट फॉर एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि जो गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल है वो क्या करती है, लिमिट बनाती है कि एयर पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज्यादा आपको गाड़ियों से आता है, अमोनिया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड that are hazardous to human health and the environment, यानी कि यहाँ पर लिमिट सेट की गई है। कहाँ पर, ये गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल में, राइट, कि एक लिमिट से ज्यादा आप किसी भी चीज को क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा होगी तो वो पॉल्यूटेंट बनती है। जैसे मैं अगर साउंड की बात करूँ, साउंड जो है 70 डेसिबल से ऊपर होता है तो वो पॉल्यूशन का काम करता है, ठीक है, फिर वो पॉल्यूटेंट बन जाता है। तो इसलिए एक्सेस किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, राइट। तो यहाँ से मुद्दा को जोड़ सकते हैं, मिड पाथ, एक्सेस कभी भी किसी का अच्छा नहीं होता है। इट वॉज अपडेटेड इन 2012, यानी कि जो गुटेनबर्ग हुई थी 1999 में, वो अपडेट हुई है 2012 में, टू इंक्लूड पर्टिकुलर मैटर। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्टिकुलर मैटर होते हैं, जैसे 2.5, इस तरह से इसको विभाजित किया गया है mm पे। जैसे कि जो बहुत छोटे होते हैं वो आपकी सांस से अंदर चले जाते हैं और आपके कहीं ना कहीं लंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, राइट। तो इस तरह से PM में इसको अपडेट किया जाएगा। और ब्लैक कार्बन एक कॉम्पोनेंट ही होता है PM का फुल फॉर्म है पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। एंड टू इंक्लूड न्यू कमिटमेंट फॉर 2020, यानी कि देशों से कहा जा रहा है कि आप लोग एक कमिटमेंट करिए, ठीक है, एक नया कमिटमेंट करिए 2020 पे, कि आने वाले समय पे आप और क्या करने वाले हैं अपने स्तर पर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक ग्लोबली क्या हो रहा है कि लोग, यानी कि जो देश हैं आपस में मिलकर इसमें कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। और अलग अलग कन्वेंशन हमें दिखता है, वीना कन्वेंशन हमें दिखता है 1985 का, हमें ये गुटेनबर्ग भी दिख रहा है 1999 का, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो ये है डेटा आपका
राइट। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ओजोन डे जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और हमने देखा भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, भारत की क्या कमिटमेंट है, और भारत ने अपने कमिटमेंट भी निभाए हैं, राइट। और बैड ओजोन और गुड ओजोन हमने देखा, राइट। और यहाँ पर आप देखें एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स जो कि 5,999 का है, परंतु अभी फिलहाल हम आपको इसको 50% डिस्काउंट में ऑफर कर रहे हैं, जो मात्र आपको पड़ेगा 2,999 का, राइट। तो आपने देर नहीं करनी है, फटाफट इसमें लॉगिन करना है। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।